अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। जैसे कि आप सब जानते हैं कि जाउदीन बोर्ड के एग्ज़ाम्स चल रहे हैं। उसी सिलसिले में जोलॉजी सेक्शन की रीजनिंग पे एक छोटी सी वीडियो बनाई है, जिसमें 3 चैप्टर्स के रीजंस जो उनका एग्ज़ाम मटेरियल है उसमें दिए गए हैं। ये रीजंस उनके शॉर्ट शॉर्ट आंसर्स आपसे शेयर कर लेते हैं। तो ये जोलॉजी सेक्शन है। चैप्टर नंबर 1 से जो पहला रीजन पूछा गया है वो है कि व्हाट आर एंटीबायोटिक्स। इसका आंसर हमें 2 से 3 लाइनों में करना है। एंटीबायोटिक्स अगर हम देखें तो एंटीबायोटिक्स आर केमिकल सब्सटेंसेस that are used to kill or inhibit means stop the growth of microorganisms in low concentration। स्टूडेंट्स, एंटीबायोटिक ऐसे केमिकल सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के अगेन। इनको बहुत कम मिकदार में, लो कंसंट्रेशन का मतलब इसकी मिकदार बहुत कम यूज की जाती है। ये 2 तरह के हो सकते हैं, या तो ये बैक्टीरिया को किल कर देंगे जिसको हम बैक्टीरिसिडल बोलते हैं, या उसको बैक्टीरिया या जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसकी ग्रोथ को रोक देते हैं जिसको हम कहते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक। तो एंटीबायोटिक्स सिंपल हम कह सकते हैं कि ये केमिकल सब्सटेंसेस है और इनको हम यूज करते हैं किस पर्पस के लिए, ताकि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को या तो रोका जा सके या फिर उनको किल किया जा सके। चैप्टर 1 में से दूसरा रीजन है व्हाट इज वाई इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी बायोटेक्नोलॉजी। स्टूडेंट, बायोटेक्नोलॉजी एक बहुत ब्रॉड फील्ड है। इसमें बहुत सारी टाइप्स की बायोटेक्नोलॉजीज इंक्लूड है। हम इन जर्नल इसको यूं कर कह सकते हैं कि इट इज इंपॉर्टेंट टू स्टडी बायोटेक्नोलॉजी in order to understand the techniques and equipments which are used to improve the healthcare system and patient safety। इसका मतलब है कि हम बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम वो तमाम तरीक़ेकार और वो इक्विपमेंट्स, वो इंस्ट्रूमेंट्स जो यूज़ होते हैं बायोटेक्नोलॉजी में, उनको हम समझें, उसके बारे में जानें कि वो कैसे यूज़ होते हैं, ताकि हम क्या कर सके, अपने हेल्थ केयर सिस्टम को और अपनी पेशेंट की सेफ्टी को इम्प्रूव कर सके। जैसे कि आपको पता है कि बायोटेक्नोलॉजी की मदद से हम जो है इंसुलिन बना सकते हैं, ग्रोथ हार्मोन बना सकते हैं, और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें हैं जिसको आप यूज़ कर सकते हैं पेशेंट की सेफ्टी को और उसके लाइफ स्पेन को इम्प्रूव करने के लिए। तो शॉर्ट हम ये कहेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी पढ़ना इसलिए ज़रूरी है ताकि हम जान सके, सीख सके, समझ सके उन चीज़ों को जिससे पेशेंट की लाइफ को इम्प्रूव किया जा सके। आगे चलते हैं। चैप्टर 2 में जो पहला रीजन पूछा गया है वो ये है कि चैप्टर चैप्टर 2 में पहला रीजन ये पूछा है कि इफ अ पर्सन ईट्स चिकन विच बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल डज द पर्सन गेट फ्रॉम हिज और हर मील। कि अगर कोई बंदा चिकन खा लेता है तो उस चिकन से उसको कौन सा बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल मिलता है। तो हमें पता है बच्चों के गोश्त जो होता है और फिर वो मुर्गी वाला गोश्त, चिकन वाला गोश्त, तो दैट इज मोस्टली प्रोटीन। उसमें क्या होता है? प्रोटीन। इसलिए अगर कोई पर्सन चिकन खा लेता है तो इसका मतलब है कि वो जो बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल ले रहा है चिकन के सोर्स से वो क्या है? वो प्रोटीन है। तो इसका सिंपल आंसर है कि इफ अ पर्सन इज चिकन ही और शी विल गेट प्रोटीन फ्रॉम द मील। फूड से, मील खाने से उसको क्या मिलेगा? प्रोटीन मिलेगा। दूसरा रीजन चैप्टर 2 से पूछा है कि बटर सॉलिडिफाइड रूम टेम्परेचर वाई मस्टर्ड ऑयल डज नॉट। तो इसका यह मतलब है कि बटर चूंकि एक सेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है और मस्टर्ड ऑयल अनसेचुरेटेड ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इसलिए बटर जो है वो रूम टेम्परेचर पर सॉलिड होता है और मस्टर्ड ऑयल लिक्विड होता है, मतलब सॉलिड नहीं होता। क्यों नहीं होता बेटा? इसके पीछे एक रीजन है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हम अक्सर ये बताते हैं कि जो सेचुरेटेड कंपाउंड्स होते हैं जिनमें कार्बन कार्बन के बीच सिंगल बॉन्ड होता है वो सॉलिड होते हैं, और जो अनसेचुरेटेड होते हैं जिसमें कार्बन कार्बन के बीच डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होता है तो वो सॉलिड नहीं होते। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। तीसरा रीजन जो कि चैप्टर नंबर 2 का है कि डू मोनोन्यूक्लियोटाइड वर्क इंडिपेंडेंटली एज ए हेरिडिटी मटेरियल, इफ यस व्हाई, इफ नॉट व्हाई नॉट। कि क्या जो मोनोन्यूक्लियोटाइड है जैसे कि एफ फ्लेविन मोनोन्यूक्लियोटाइड है, एटीपी एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट जो है, ये सब एग्जांपल्स हैं मोनोन्यूक्लियोटाइड के। कि ये एज ए हेरिडिटी मटेरियल काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते। हेरिडिटरी मटेरियल का मतलब है कि जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करते हैं फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। और हमें पता है कि हेरिडिटरी
मटेरियल डीएनए होता है, एक्सपेरिमेंट से ये बात साबित हो चुकी है। तो क्या मोनोन्यूक्लियोटाइड जो है वो एज अ हेरिडिटरी मटेरियल काम कर सकता है? तो बेटा इसका आंसर है कि नहीं। मोनोन्यूक्लियोटाइड चूंकि एक सिंगल मॉलिक्यूल है और सिंगल मॉलिक्यूल एज अ हेरिडिटरी मटेरियल काम नहीं कर सकता, बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद डीएनए और आरएनए। ये डीएनए और आरएनए के साथ नहीं मुंसलिक होता, ये इंडिपेंडेंट होता है, सिंगल होता है दूसरे लफ्जों में। और फिर हमें यह भी पता है कि हेरिडिटरी मटेरियल के लिए अगर आप डीएनए की कंपोजिशन देखो तो उसमें इंजाइम्स भी आते हैं, उसमें हिस्टोन प्रोटीन भी होता है और बहुत सारी चीजें चाहिए होती है एज अ हेरिडिटरी मटेरियल फंक्शन करने के लिए। तो बेटा इसका सिंपल आंसर है कि मोनोन्यूक्लियोटाइड कैन नॉट वर्क इंडिपेंडेंटली एज अ हेरिडिटरी मटेरियल बिकॉज इट इज नॉट एसोसिएटेड विद डीएनए और आरएनए। एसोसिएटेड का मतलब ये मुंसलिक नहीं होता डीएनए और आरएनए के साथ। फर्दर मजीद टू वर्क एज अ हेरिडिटरी मटेरियल या मटेरियल लिखना मिस हो गया है। इंजाइम्स आर आल्सो रिक्वायर्ड फॉर प्रॉपर फंक्शनिंग, मतलब प्रॉपर फंक्शनिंग एज अ हेरिडिटरी मटेरियल तभी होगी जब उसमें और बहुत सारे इंजाइम टेक पार्ट करते हैं। तो एज अ सिंगल मॉलिक्यूल हेरिडिटरी मटेरियल काम नहीं कर सकता। चैप्टर 3 में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। चैप्टर 3 में एक ही रीजन पूछा है बोर्ड के मटेरियल में कि व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन ऑन एंजाइम एक्टिविटी। तो बेटा सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम कह सकते हैं कि इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम एक्टिविटी अंटिल द एक्टिव साइट्स ऑन द एंजाइम इज ऑक्युपाइड बाय द सबस्ट्रेट। जैसे कि आप चैप्टर 3 में आपने पढ़ा होगा कि सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल जो है वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड होता है एंजाइम के। जब तक वो एक्टिव साइट के साथ बाइंड नहीं होगा वो उसको आगे प्रोडक्ट में प्रोसीड नहीं कर सकता। अब एक एंजाइम, जितने एंजाइम है अगर उन सब के एक्टिव साइट फिल हो जाएं, तो अगर शुरू में आप देखो तो जैसे आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाते हैं तो एंजाइम की एक्टिविटी बढ़ती है क्योंकि वैकेंट या खाली एक्टिव साइट्स होते हैं। फिर अगर आप मजीद बढ़ाओगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो उसके बाद एंजाइम की एक्टिविटी पर कोई फर्क नहीं आता, जिसकी वजह यह है कि जो सारे एक्टिव साइट्स हैं वो ऑक्युपाइड हो गए। अब आप अगर फर्दर इंक्रीज करेंगे सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन तो रिएक्शन प्रोडक्ट के ऊपर कोई असर नहीं आएगा। तो इसको हम सिंपली यूं लिख सकते हैं कि सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एंजाइम एक्टिविटी until, जब तक ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तब तक ऑल एक्टिव साइट्स ऑन द एंजाइम इज ऑक्युपाइड बाय द सबस्ट्रेट। जब तक तमाम एक्टिव साइट्स ऑक्युपाई हो जाते हैं उसके बाद आफ्टर दैट फर्दर इंक्रीज इन सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन विल हैव नो इफेक्ट ऑन द एक्टिविटी ऑफ द एंजाइम। उसके बाद अगर आप सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो एंजाइम की एक्टिविटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो बच्चों ये जो सीरीज हमने शुरू की है इसमें पहली वीडियो में हमने 3 चैप्टर्स के वो रीजंस जो जाउदीन बोर्ड के मटेरियल में डिस्कस किए हैं उनको डिस्कस किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के चैप्टर्स को कवर करेंगे। थैंक यू वेरी मच।